नहीं क्रिएट हुई टैब्स, हम लोग जीएसटी ऑफलाइन टूल यूज करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है ना। लेकिन जब आपकी जनरेट एरर रिपोर्ट आ जाती है तो वो एरर रिपोर्ट जो है वो न्यू पे जाके आप नहीं देख सकते। आपको वो जो फाइल है डाउनलोड करनी है पहले, और डाउनलोड करने के बाद जीएसटी पोर्टल से वो डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन करनी है। ये देखिए, ये है ओपन डाउनलोडेड एरर फाइल फ्रॉम जीएसटी पोर्टल, वो आपको यहाँ से ओपन करनी है। इन तीनों में फर्क सिर्फ ये है कि न्यू यहाँ पे आपको डाटा क्रिएट करना होता है, लेकिन ये जो दो है टैब्स, इसके अंदर आपके पास डाउनलोडेड वाली जो फाइल होती है वो फाइल को आप ओपन करके देख सकते हैं। टाइप्स ये जो भी है सारे इसके अंदर आ गए, ठीक है। यहां तक भी कोई एरर नहीं आ रहा। और आप जब आप डाउनलोड करते हैं ना इसको, तो डाउनलोड करने में भी एरर नहीं दिखाता है। अगर आप फिर से देख लीजिए, मैं इसको जनरेट फाइल करता हूँ, क्लिक करूंगा, मैं सेव करूंगा और सेम इसी फाइल पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो डाउनलोड करने पे भी वो एरर नहीं आएगा। इसी को मैं ओवरराइट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये डाउनलोड कंप्लीट भी हो गया। लेकिन जब मैं इसको पोर्टल पे दोबारा अपलोड करूंगा तो वहां पे वो एरर दिखाएगा। आपको जो जीएसटी ऑफलाइन टूल है उसमें जो सेकंड पार्ट मैं आपको जो सिखाने वाला था, वो पार्ट अब यहाँ से स्टार्ट होता है। वो आपको ध्यान से देखना है कि जब हमारे पास डाटा ज्यादा होता है तो हमारा जब एरर आता है, तो एरर में भी शायद किसी एक इनवॉइस के अंदर हो, मे बी इसके अंदर क्या नाम गलत हो, या फिर पार्टी का जीएसटी नंबर गलत हो, या फिर डेट्स गलत हो, या कोई अमाउंट में उसमें या फिर टैक्सेबल वैल्यू में फर्क आ रहा हो। तो पहले हम इसको फिर से अपलोड करके देखते हैं। देखिए, सितंबर में गया मैं, ऑफलाइन टूल में गया मैं, ऑफलाइन टूल में यहाँ पे इस फाइल को मैं जनरेट एरर रिपोर्ट को तो पहले क्लिक कर ही देता हूँ। यहाँ पे इसने बोल दिया एरर रिपोर्ट जनरेशन रिक्वेस्टेड, यानी कि ये फाइल जो बनेगी एरर वाली, वो थोड़ी देर में बन जाएगी और वो दिखा देगी आपको कि एरर आपका कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इतनी देर में जो हमने अभी नई फाइल बनाई है हम इसको अपलोड करते हैं। हम ब्राउज में जाएंगे, ब्राउज में जाने के बाद यही फाइल थी जो हमने अभी सेव करी है, हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से जनरेट एरर रिपोर्ट आ गई, ठीक है ना। अब जो जनरेट एरर रिपोर्ट आ रही है, ये एरर क्यों आ रहा है, ये आपको चेक करने के लिए आपको एरर रिपोर्ट जनरेशन रिक्वेस्ट जो है उस पर क्लिक कर देना होगा। तो ये जनरेट एरर रिपोर्ट पे क्लिक कर देना होगा, तो आपके पास ये मैसेज रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये फाइल यहाँ पे जब डाउनलोड हो जाएगी तो आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। देखिए यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूं मैं, ये फाइल अभी जनरेट नहीं हुई है, तो मे भी शायद 5 मिनट ले कम से कम, ठीक है। लेकिन ये फाइल ओपन कहाँ होती है, ये फाइल जो आपके पास आएगी वो जेसन फाइल आएगी। देखिए ये फाइल ओपन कहाँ पे होगी, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ऑफलाइन टूल जो हमारा होता है, इसमें आप बैक करेंगे, इसमें बैक करेंगे, यहाँ पे कहीं भी आप ऑफलाइन टूल की जेसन फाइल जो है उसको रीड नहीं कर सकते। आप इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, या फिर व्यू समरी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जाना होगा। तो मैं एक बार बैक और कर देता हूँ, अगर यहाँ से नहीं आ रहा तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ तक आ रहा था, यहाँ तक भी कोई ऐसी ऑप्शन नहीं दिख रही थी, तो मैं एक बार बैक और कर देता हूँ। यहाँ बैक करने के बाद जब हम लोग जीएसटी ऑफलाइन टूल यूज करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है ना। लेकिन जब आपकी जनरेट एरर रिपोर्ट आ जाती है तो वो एरर रिपोर्ट जो है वो न्यू पे जाके आप नहीं देख सकते। आपको वो जो फाइल है डाउनलोड करनी है पहले, और डाउनलोड करने के बाद जीएसटी पोर्टल से वो डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन करनी है। ये देखिए, ये है ओपन डाउनलोडेड एरर फाइल फ्रॉम जीएसटी पोर्टल, वो आपको यहां से ओपन करनी है। इन तीनों में फर्क सिर्फ ये है कि न्यू यहाँ पे आपको डाटा क्रिएट करना होता है, लेकिन ये जो दो है टैब्स, इसके अंदर आपके पास डाउनलोडेड वाली जो फाइल होती है वो फाइल को आप ओपन करके देख सकते हैं कि उनमें क्या एरर आ रहा है, या फिर क्या हमारे जो है उसके अंदर गलती हो रखी है। तो हम फिर से जाएंगे पोर्टल के ऊपर, पोर्टल के ऊपर अभी तक यही आ रहा है, रिफ्रेश कर लेंगे हम इसको। अभी तक हमारी एरर रिपोर्ट जो है वो नहीं क्रिएट हुई है। एक बार बैक करके देख लेते हैं। ओके, अभी तक नहीं हुई है वो। ओके, ये अभी एरर रिपोर्ट मे बी शायद 5 मिनट्स ले, तो हम लोग वेट कर लेते हैं। यहाँ तक ये वाले जितने सेक्शंस हैं जो मैंने बताया, इसमें अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, तब तक वो एरर फाइल जो है वो जनरेट हो जाएगी।
अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे पूछ सकता है, अभी तक जितना यहाँ पे सिखाया जीएसटी ऑफलाइन टूल के बारे में। और किसी को क्वेश्चन, किसी ने पूछा है कि जुलाई का क्रेडिट नोट दिसंबर में ऐड हो सकता है क्या? हाँ, जुलाई का क्रेडिट नोट जो है दिसंबर में ऐड हो सकता है। अगर आपको कोई गलती जो है 2 या 3 महीने बाद पता चलिए तो ऐसा नहीं है कि आप उसको ठीक नहीं कर सकते। अगर आपने अमेंडमेंट वाला सेक्शन यूज करना है तो अमेंडमेंट वाला भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने क्रेडिट नोट देना है तो क्रेडिट नोट भी दे सकते हैं। ओके, तब तक हम यहाँ पे देख लेते हैं, मे भी शायद ये फाइल जनरेट हो गई हो। ओके, ये फाइल जनरेट हो चुकी है। देखिए यहाँ पे जब फाइल जनरेट होगी तो यहाँ पे ये डाउनलोड एरर रिपोर्ट यहाँ पे ऐसे लिखा आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने डाउनलोड एरर रिपोर्ट जो है उस पर क्लिक करना है और उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड होगी। तो ये हमेशा डाउनलोड वाले फोल्डर में होती है। यहाँ पे हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी फाइल है। इसको आपको एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। अगर कोई किसी को ऐसा लग रहा है कि जिप फाइल है तो आपने जिप को एक्सट्रैक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपने। ये सेम एज इट इज जो है फाइल ओपन हो जाती है। अब हम वापसी जाएंगे जीएसटीआर 1 के अंदर, हमारे से वो क्या गलती हुई थी उसके अंदर तक कि वो क्रेडिट नोट जो है वो हमारा अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो हम वो गलती पहले ढूंढ लेंगे, इसके अंदर बैक करेंगे। अब आपने ओपन डाउनलोडेड एरर फाइल फ्रॉम जीएसटी पोर्टल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे, जहां पे वो फाइल डाउनलोड हुई है वहां से उस लोकेशन पे जाएंगे और उस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। ये फाइल हमारी थी, ये सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हम ओपन करेंगे। देखिए, ओपन करने के बाद ये पूछेगा सारी डिटेल्स, तो हमारी सारी यही डिटेल्स थी, सब में नो था। हम इसको प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद यस कर देंगे। तो यस करने के बाद हमारा ये जो फाइल है यहाँ पे ये दिख रही है, देखिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे एरर नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको एरर ढूंढना है तो आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप लास्ट में यहाँ पे एरर मैसेज देखेंगे। एरर मैसेज जो है वो आपको बताएगा कि ये एरर क्यों आ रहा है। तो ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट डिटेल pertaining टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कैन नॉट बी एडेड अमेंडमेंट नाउ। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी ये क्रेडिट नोट बनाया है इसके अंदर डेट में गड़बड़ी है। तो यानी कि डेट अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये देखिए, ये डेट जो है वो 26/4/2018 की है। तो यानी कि मैंने आपको बताया कि जीएसटी पोर्टल में आप कोई भी क्रेडिट नोट या अमेंडमेंट अगर करना चाहते हैं तो पिछले 1 साल तक ही कर सकते हैं। वो पुराने 2 या 3 साल पहले की क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जो है वो आप अपने रिटर्न्स में अपलोड नहीं कर सकते हैं। आपको कोई भी क्रेडिट नोट डेबिट नोट बनाना है तो वो लास्ट ईयर तक का ही आप बना सकते हैं। लास्ट ईयर तक की आप गलती जो है वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। उससे प्रीवियस ईयर की अगर कोई गलती है तो उसको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि अगर ये 2025 चल रहा है तो आपने 2024 में कोई गलती करी है तो आप वो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन कोई गलती आपने 2022 में करी है तो वो उसको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट आप कोई भी क्रेडिट नोट नहीं डाल सकते हैं या फिर अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये एरर जो है वो एरर इसीलिए था। ये एरर जो है ये कह रहा है कि ये आपने गलती कर दी है इसलिए ये अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ये एरर यहीं से ठीक कर दें तो आप यहीं से भी ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज जो फाइल आपने क्रेडिट नोट डेबिट नोट की बनाई थी आप वहां से जाके भी उसमें ठीक कर सकते हैं और वापस से उसको अपलोड कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास। देखिए, पहले हम यहीं पे जाते हैं इस फाइल के अंदर, सबसे पहले इसमें था क्या। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, ये देखिए ये है 26 अप्रैल 2018। तो ये डेट यानी कि 2018 का तो क्रेडिट नोट बन ही नहीं सकता। इवन इनवॉइस जो है वो भी नहीं बन सकता। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, पहले डेट को ठीक कर लेंगे। यहाँ पे हम 9 कर लेंगे, यहाँ पे हम 14 कर लेंगे और यहाँ पे हम 2025 कर लेंगे। ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक है। एरर मैसेज ने कहा कि बाकी सब कुछ ठीक है, सिर्फ यही गड़बड़ है। इसको हम सेव कर लेंगे। ठीक है, ऑफलाइन टूल में हम जब जाएंगे तो ऑफलाइन टूल में अगर आपने यहीं से इसको ठीक करना, अगर आपके पास एक ही एरर है, देखिए अगर आपने उसको एक एरर को यहीं से ठीक करना है तो आप यहाँ से भी ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास ज्यादा एरर्स है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी जो भी क्रेडिट नोट या डेबिट नोट वाली जो फाइल थी उसके अंदर जाके उन सारे एरर्स को पहले वहां पे रेक्टिफाई कर लीजिएगा और वापस से उसको अपलोड कर लीजिएगा। एक एरर यहाँ पे आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन काफी सारे होते हैं तो वो मे बी शायद सारे सही ना हो पाए। तो अगर इसको यहाँ से ठीक करना है तो ये देखिए एक्शन का बटन है, यहाँ पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये सारे कॉलम जो है वो ओपन हो जाते हैं। ये ओपन होने में हमारे पास जो गलती हुई थी वो सिर्फ यहाँ पे थी, तो मैं ये गलती को रेक्टिफाई कर रहा हूँ। मैं इसको जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 2025। ठीक है ना, 2025 में सितंबर के मंथ।
मैं इसको ले रहा हूँ 30, ठीक है, ये मैंने 13 कर दिया, बाकी सारी डिटेल्स वैसी रहेंगी। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये जो बटन है ये सेव का है, और ये बटन जो है वो न्यू एड ऑन का है, तो मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है, तो ये सक्सेस लिखा आ गया, ठीक है। अगर आपको वो बटन भी चेक करना है कि वो डिस्प्ले है, तो वो क्लिक करने का मतलब है कि ऐसे पूरी डिटेल जो है वो आपके पास ओपन होके आएगी। तो यहाँ पे जब ये आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि आपने 18% में 1000 रुपए डाले हुए और 180 रुपए डाले हुए क्रेडिट नोट के, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ से भी चेंज करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं बैक कर दूंगा, ये हमारा सेव हो चुका है। अब मैं बैक करूंगा, ओके, अब ये हमारा देखिए सेव हो चुका है, ठीक है। तो मैं व्यू समरी पे क्लिक करूंगा, व्यू समरी पे क्लिक कर लिया। अब मैं करूंगा जनरेट फाइल। जनरेट फाइल जो होगी इस बारी वो सिर्फ एक इनवॉइस के अगेंस्ट ही होगी, ये वाले क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड वाले के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जनरेट फाइल मैंने कर दिया, ऑफलाइन टूल ये से डाउनलोड कर लिया, सेव कर लिया। ये फाइल हमारे पास ऑलरेडी थी, तो मैं यहाँ पे 99 कर रहा हूँ, ये हो गया डाउनलोड कंप्लीट। अब अगर हम चेक करें, हमारे पास क्रेडिट नोट जो था उसके अंदर हमारी फाइल नहीं थी। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं, ये देखिए यहाँ पे हमारी जो फाइल थी ये नहीं, ये 0 है, बाकी सब में है, सिर्फ यही 0 है। अब जो हम करेंगे अपलोड वो सिर्फ इसी सेक्शन को ऐड करेगी और किसी को इफेक्ट भी नहीं करेगी। रिटर्न्स में जाएंगे हम लोग, सितंबर पे क्लिक करेंगे, फिर ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे, ऑफलाइन में ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने के बाद क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड ये वाली जो है इस पे क्लिक कर लेंगे, ओपन करेंगे, ओके। ये कह रहा है जेसन फाइल, सॉरी मैंने गलती से वो सिलेक्ट कर ली, हमने जेसन फाइल जो है वो सिलेक्ट कर ली। तो ये देखिए ओपन कर लिया, ये कह रहा है 15 मिनट्स, इसको रिफ्रेश कर लेंगे, लेकिन ये अभी भी एरर दे रहा है। देखिए फाइल कुड नॉट बी अपलोडेड, डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑफलाइन टूल टू जनरेट द जेसन फाइल, ठीक है। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर आपका ऑफलाइन टूल आउटडेटेड है तो मे बी आपके पास ये एरर दिखाना शुरू हो जाए, लेकिन हमारा जो जीएसटी ऑफलाइन टूल है अगर आप चेक करेंगे तो ये है 3.2.2। तो यहाँ पे अगर हम डाउनलोड वाले में जाएं, फोल्डर में ऑफलाइन टूल पे जाएं, रिटर्न ऑफलाइन टूल में पे क्लिक करें अगर हम, तो लेटेस्ट वर्जन जो है वो यही है, 3.2.2, ठीक है ना। तो इससे बड़ा तो ज्यादा कोई लेटेस्ट वर्जन है ही नहीं, तो फिर एरर क्यों आ रहा है वो। तो वो एरर का मतलब ये है कि मे बी जो ऑफलाइन टूल है वो यहाँ पे जो ओपन करके हम जो एरर फाइल को हम लोग ठीक करते हैं वहां पे वो वर्क नहीं करता, कभी कभी वो वर्क नहीं करता, कभी कभी कर जाता है, कभी कभी वो वर्क नहीं करता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम जनरेट फाइल यहां से नहीं करेंगे, हम न्यू में जाएंगे, फिर से न्यू में जाने के बाद प्रोसीड कर दिए, यस कर दिए, व्यू समरी में जाएंगे हम, इस सेक्शन को, इसी सेक्शन में गड़बड़ थी, इस सेक्शन में जाएंगे और इसको क्लियर सेक्शन कर देंगे। तो ये हमारी जो फाइल है वो डिलीट हो गई, ये वाला सिर्फ सेक्शन जो है हमारा डिलीट हो गया। व्यू समरी में जाके दोबारा चेक कर सकते हैं, लेकिन अब हम फिर से उसी फाइल को अपलोड करेंगे, इंपोर्ट फाइल में जाएंगे, क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड ये है, इस पे क्लिक कर लिया, इंपोर्ट सीएसवी में क्लिक करेंगे, इंपोर्ट सीएसवी में ऑफलाइन टूल में हम जाएंगे, ऑफलाइन टूल में ये फाइल हमने अपडेट कर दी थी, ठीक है ना। अगर आपको डाउट हो तो एक बार दोबारा चेक कर सकते हैं, लेकिन ये हमने फाइल अपडेट कर दी थी, ये देखिए यहाँ पे टाइम भी आ रहा है, इसको ओपन करेंगे, यस कर देंगे, देखिए सक्सेस लिखा आ गया। व्यू समरी करेंगे तो यहाँ पे ये चीज आ गई। अगर आपको हल्का सा भी डाउट लग रहा हो तो आप फिर से क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पे, ओके डेट यहाँ पे सही आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पे डेट जो है इस बार 2025 आ रही है, तो ये एरर नहीं देगी फाइलें, ठीक है।
आपने क्या करना है, व्यू समरी पे जाना है, जनरेट फाइल कर देना है, इसको क्लिक करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सेव कर देना है। यहाँ पे काफी सारी फाइल्स बनी है, मैं इसी को ओवरराइट कर रहा हूँ, 09 को ही। वैसे आप चाहें तो जितनी मर्जी अलग भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ उसी को ओवरराइट कर रहा हूँ। सेव कर दिया। फिर से हम पोर्टल पे जाएंगे। पोर्टल में डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेंगे, फाइल रिटर्न में जाएंगे। फाइल रिटर्न में सितंबर में, प्रिपेयर ऑफलाइन। ऑफलाइन में जाने से पहले ये जो एरर आ रहा था, मे भी कहीं ऐसा ना हो कि इसने अपलोड कर दी हो, तो एक बार वो जरूर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक बार चेक करते हैं कि वो क्रेडिट नोट अभी भी 0 ही है ना। ओके, ये 0 ही है, ठीक है। बैक करेंगे हम। बैक करने के बाद सितंबर पे क्लिक करेंगे, ऑफलाइन में जाएंगे, ऑफलाइन में ब्राउज करेंगे और 09 ये फाइल हमने सेव करी थी, इस पे क्लिक कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही हमने इसको ओपन करा तो यहाँ पे ये बोलेगा कि रिफ्रेश करने को, तो यहाँ पे रिफ्रेश हम कर देंगे। रिफ्रेश करने के बाद देखिए पूरी फाइल आपकी प्रोसेस हो गई और एरर रिपोर्ट इस बार नॉट एप्लीकेबल आ गया। यानी कि जो भी आपकी गलती थी, आपको ऑफलाइन टूल जो है वो तो बता देगा। ऑफलाइन टूल आपको वो गलती बता देगा कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा होते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अब वहां से गलती ठीक करके जनरेट फाइल करने से फायदा नहीं है। आप पहले अपनी जो भी CSV वाली फाइल है उसको ठीक कर लीजिए और सेक्शन को क्लियर करके और फिर से उसको वहां पे अपलोड करेंगे तो वो बेटर ऑप्शन रहेगी। आप में उसमें फिर आपकी कोई गलती नहीं होगी और आपकी फाइल जो है पूरी प्रोसेस हो जाएगी। चेक करने के लिए मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे। फिर से सितंबर में मैं क्लिक करता हूँ, क्या क्रेडिट नोट हमारा आ गया है? तो अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो क्रेडिट नोट आपका यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। बाकी सब सेम ही है, बाकी सब में कोई भी ओवरराइट नहीं होता या फिर उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। अगर आप एक ही फाइल को दोबारा अपलोड कर रहे हैं तो वो हमेशा सेम ही रखता है, ठीक है। ये था हमारा क्रेडिट नोट डेबिट नोट तक का प्रोसेस ऑफलाइन टूल का। अब यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अगर किसी को कहीं भी कंफ्यूजन लग रही है। देखिए ऑफलाइन टूल में काम करना स्टार्टिंग में भी शायद आपको थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन जब लार्ज इन्वॉइसेस होते हैं तो उसमें अगर आपका सॉफ्टवेयर जो है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं वो अगर लेटेस्ट नहीं है, तो अगर वो जेसन फाइल प्रॉपर नहीं जनरेट कर पा रहा है, तब आप ऑफलाइन टूल में जाके अपनी जेसन बना सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो CSV फाइल तो आपको बना के दे देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो लेटेस्ट जितनी भी अपडेट्स हो रही होती हैं वो जेसन फाइल उस अपडेट्स के अकॉर्डिंग नहीं बना के दे पाता। तो इसलिए जब भी हम उसको जेसन फाइल को ऑफलाइन अपलोड करने की कोशिश करते हैं पोर्टल के ऊपर, तो वहां पे एरर आ जाता है। वो कहता है या तो ये लेटेस्ट नहीं है या फिर ये गलत है फाइल या फिर इसमें एरर है, तो वो सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ऑफलाइन टूल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक बार उसको सीख जाएंगे, प्रैक्टिस आपको आ जाएगी, तो आपके लिए वो बहुत इजी टूल भी बन जाएगा। यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर नील रेट और एग्जेम्प्टेड सेम है क्या, ये कुछ अलग है? नहीं, नील रेट और एग्जेम्प्टेड सेम नहीं है, वो अलग है, वो अलग है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। नील रेटेड सप्लाईज जो होती हैं, ये रजिस्टर्ड पर्सन वाली जो आ रही है ये अलग है, एग्जेम्प्टेड वाली जो है वो अलग है। मैंने पहले भी एक बार बताया था, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि इनमें फर्क क्या होता है। देखिए एग्जेम्प्ट सप्लाईज क्या होती है? एग्जेम्प्ट सप्लाईज वो होती है जहां पे आपको GST तो लगेगा, ठीक है ना, लेकिन वहां पे GST जो है वो एग्जेम्प्ट सेक्शन के अंदर, एग्जेम्प्ट सेक्शन के अंदर आएगा, ठीक है ना। GST लगने का मतलब ये है कि वो 0 ही रहेगा, GST 0 ही रहेगा उसमें, लेकिन वो एग्जेम्प्ट सेक्शंस के अंदर आएंगे। वो कुछ जो आइटम्स होती है वो कौन कौन सी होती है? वो होती है जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, मिल्क हो गया, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हो गए जैसे। तो ये वाले जो है ये एग्जेम्प्ट सप्लाईज या एग्जेम्प्ट जो भी आपके जो है आइटम्स होती है उनके अंदर आ जाते हैं। नील रेटेड सप्लाईज क्या है? नील रेटेड सप्लाईज में भी सेम आपका 0% टैक्स है, टैक्स नहीं भरना है आपको उसमें, लेकिन आपकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स जो है आपके नील रेटेड में आते हैं, एग्जैक्ट में आते हैं, आपको वो जरूर चेक कर लेना है। नील रेटेड सप्लाईज के अंदर जो आते हैं वो आते हैं फार्मास्यूटिकल्स या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो ये वाले हो गए, ये सारे जो है आपके नील रेटेड सप्लाईज में आते हैं।
फिर है जीरो रेटेड सप्लाई, ये बेसिकली एक्सपोर्ट के लिए होता है। एक्सपोर्ट में तो सारा जीरो रेटेड ही होती है, उसमें टैक्स लगता ही नहीं है। उसमें ये सेक्शन ऐसा कोई बना नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट तो अलग ही सेक्शन में डालते हैं ना। और फिर है नॉन जीएसटी सप्लाई। नॉन जीएसटी सप्लाई वो है कि जिन सप्लाईज के ऊपर जीएसटी जीरो तो है ही है, और वो जीएसटी के अंडर भी नहीं आते हैं। जो ऊपर वाले दो है वो जीएसटी के अंडर आते हैं, लेकिन उनका रेट जो है वो 0% है। लेकिन कुछ सप्लाईज ऐसी हैं जो जीएसटी के अंडर ही नहीं आती है, वो जीएसटी से बिल्कुल बाहर है, उनका जीएसटी के अंदर उनको कोई भी लेना देना नहीं। तो ये जो होती है वो होती है नॉन जीएसटी सप्लाई। तो जैसे कि आपका पेट्रोलियम हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर अल्कोहल हो गया, ये सब के जो है इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है आपका। ठीक है, तो जो भी आप तेल दिखाएंगे या फिर जो भी आप उसके अंदर सप्लाईज दिखाएंगे, तो आपको वो अच्छे से मेंशन कर देना है कि आपने ये जो सप्लाई है वो किस पर्पस के लिए दिखाई है। क्योंकि मे भी आप नॉन जीएसटी सप्लाईज में काम करते हैं, लेकिन आपने एग्जाम में दिखा दिया, तो आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि एग्जाम सप्लाई तो ये है ही नहीं है। ठीक है ना, आप तो अल्कोहल का बिजनेस करते हैं या फिर पेट्रोलियम का बिजनेस करते हैं, तो आप एग्जाम में क्यों डाल रहे हैं? क्या आप कुछ और भी बेचते हैं उसके अलावा, या फिर कोई और भी सप्लाई करते हैं? तो उस केस में क्या है कि आपके ऊपर ऑडिट हो सकता है, या फिर आपके जो डाटा है वो चेक हो सकता है कि कहीं आप रिटर्न गलत तो नहीं भर रहे हैं। तो बस वो उससे बचने के लिए जो है ये सेक्शन इसलिए 3 अलग अलग दिए गए हैं। तो अगर आप सेक्शन को सही लिखेंगे ज्यादा बेटर है, गलत लिखेंगे तो मे बी उसमें ऑडिट वाला जो है पर्पस हो जाए। ठीक है, टैक्स से उन्हें कोई लेना देना, क्योंकि टैक्स तो लगना ही नहीं है। ठीक है, यस सर। और किसी क्वेश्चन? किसी ने पूछा था कि सब ये सब हम कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपको ऑफलाइन टूल जो है वो डाउनलोड कर लेना है पहले। ये देखिए, ये डाउनलोड्स में आप जाइए, डाउनलोड पे क्लिक करके ऑफलाइन टूल जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए। ऑफलाइन टूल में रिटर्न ऑफलाइन टूल है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है, ये डाउनलोड आप करेंगे तो आपके पास जीएसटी का ऑफलाइन टूल का वर्जन जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। वो जो डाउनलोड होगा वो जिप फाइल में डाउनलोड होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, वो जिप फाइल में डाउनलोड होगा। तो आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये आपका नॉर्मल फोल्डर के अंदर आ जाएगा, जैसे कि ये वाला फोल्डर आ रहा है आपका। ठीक है ना, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ये फोल्डर जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे ये फाइल्स नहीं मिलेंगी आपको। आपको ये फाइल, ये फोल्डर मिलेगा जीएसटी ऑफलाइन टूल। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफी सारी सेक्शन वाइज जो है वो चीजें आ रही हैं। तो आपने सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, जीएसटी ऑफलाइन टूल को। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करेंगे तो वो आपको ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, फिर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपने न्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जीएसटी नंबर आपने किसी का भी डाल देना है। आपके पास कोई भी जीएसटी नंबर अवेलेबल हो तो आप कोई भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो जीएसटी नंबर डालने का मतलब ये नहीं है कि वो फाइल रिटर्न उसके अंदर अपलोड हो जाएगी, क्योंकि पोर्टल का पासवर्ड तो आपके पास नहीं है ना। लेकिन आप जीएसटी नंबर जो है वो आप यूज कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, वो यूज करने के लिए उसमें कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अंदर जो फाइल्स आपने अपलोड करनी है, जैसे कि ये हमने यहाँ पे कर दिए, एक जीएसटी नंबर कोई भी हमने यहाँ पे लिख दिए। इसके अंदर जब आपने फाइल्स अपलोड करनी है तो आपने इंपोर्ट फाइल में जाना है। ये सारी सेक्शंस की फाइल है। ठीक है ना, तो ये सारी सेक्शंस की फाइल जो है वो आपको कहाँ मिलेगी? वो आपको मिलेगी सेक्शन वाइज सीएसवी फाइल्स। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जीएसटी1 के फोल्डर में जाना है। यहाँ पे वो सारी फाइल्स हैं जो जीएसटी की पोर्टल में होती है। तो यहाँ पे आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं, उस फाइल में अपने अकॉर्डिंग इनवॉइस बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जीएसटी नंबर उसमें डाल सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी का भी जीएसटी नंबर यहाँ पे लिख दीजिए, नाम उसका सही होना चाहिए, इनवॉइस नंबर आप कोई भी दे दीजिए, डेट कोई भी दे दीजिए, आप मतलब करंट वाली कोई भी डेट दे दीजिए। जहाँ पे आपने जो मंथ सेलेक्ट करा है, आप अगर पॉसिबल है कि वही देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर आपने प्लेस ऑफ सप्लाई डाल देना है, बाकी सारी चीजें जितने सेक्शंस में पूछते जा रहा है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, टैक्स कितना है, तो वो सारी आप इसके अंदर अमेंडमेंट करके इसको सेव करके फिर आप यहाँ से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया। ये क्लियर हो गया? और किसी भी क्वेश्चन यहाँ तक? ओके, किसी भी क्वेश्चन नहीं है तो अब हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, एडवांस टैक्स लायबिलिटी और एडवांस एडजस्टमेंट, मेरे को नहीं लगता कि इसमें आपको जो भी ऑफलाइन टूल की जरूरत है। यहाँ पे तो सिर्फ एक नॉर्मल एंट्री डालनी होती है, और ये बहुत ही 10% जो केसेस होते हैं वही ये दो सेक्शन जो है वो यूज करते हैं। जो मेजर सेक्शन है हमारा वो है एचएसएन वाइज समरी
और डॉक्यूमेंट इशूड। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने ये दोनों जो डॉक्यूमेंट, ये जो दोनों सेक्शन है वो बहुत प्रॉपरली जो है वो बनाने हैं। पहले मैं डॉक्यूमेंट इशूड वाला बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट इशूड वाला सिंपल है। डॉक्यूमेंट इशूड के लिए आपने डॉक्यूमेंट करके एक फोल्डर आएगा यहाँ पे, डॉक करके, ये वाला, ये जो है इसमें आपने इसको कॉपी कर लेना है। और मैं बार इसलिए पेश कर रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना रहे कोई। यहाँ पे पेश कर देना, यहाँ पे पेश करके, इसमें बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपने। इसको ओपन अगर आप करेंगे तो ये पूछेगा बस आपसे सिंपल वे में कि आपने आउटपुट सप्लाई के अगेंस्ट कितने डॉक्यूमेंट काटे हैं, ठीक है, और डेबिट नोट कितने काटे हैं, क्रेडिट नोट कितने काटे हैं, डिलीवरी चलान अगर तो वो है तो ठीक है। आउटवर्ड इनवॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई वो सेम ही है लगभग। बेसिकली जो भी है इसके अंदर फर्स्ट सेक्शन जो है वही ज्यादा एप्लीकेबल होता है, और अगर क्रेडिट नोट या डेबिट नोट है तो वो वाले सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपने, अपने सीरियल नंबर डाल देना है। सपोज आपने 100 इनवॉइसेस बनाए तो आपका सीरियल नंबर 1 से लेके यहाँ पे 100 तक हो जाएगा, ठीक है ना। और टोटल नंबर कितने हो जाएंगे आपके, 100 ही हो जाएंगे वो तो। और कैंसिल आपने कुछ नहीं करा तो वो 0 हो जाएंगे, और आपने कैंसिल कोई भी 1 या 2 कर रखे हैं तो वो आपने 1 या 2 यहाँ पे लिख दें, ठीक है। इसमें आप चाहें तो ऑफलाइन टूल के थ्रू भी भर सकते हैं, अदरवाइज आप मैनुअली जाके वो है वहां भी भर सकते हैं। मैं इसको बाकी को डिलीट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ इसको मैं। ऑफलाइन टूल में मैं जाऊंगा तो यहाँ पे क्लिक करूंगा जब मैं, तो डॉक्यूमेंट करके एक आएगा इश्यू, इस पे क्लिक कर लूंगा, रिपोर्ट हिस्ट्री करूंगा, डॉक्यूमेंट वाला ये डॉक करके जो है इस पे क्लिक करके इसको अपलोड कर दूंगा, इसको यस करूंगा। फिर देखिए एरर बोल रहा है। ये एरर क्या बोल रहा है कि 3 4 5 6 7 8 9 में आपने कुछ नहीं भरा, वहां पे लिखा हुआ लेकिन कुछ नहीं भरा। एक्चुअली में उसमें कुछ था भी नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने नहीं भरा, मैंने सिर्फ फर्स्ट कॉलम भरा। तो मैं इसको ओके कर दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट इशूड जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। देखिए वो आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे, लेकिन वो डॉक्यूमेंट इशूड जो है वो यहाँ पे आ चुका है। अगर आपने चेक करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए डॉक्यूमेंट इशूड, यहाँ पे सेक्शन जो है आपने सिलेक्ट कर लेना है वो वाला, तो आपको यहाँ पे वो चीज दिख जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं HSN वाइज समरी में। HSN वाइज समरी जो है आपकी, उसमें भी सेम वही चीज है। HSN वाइज समरी पे आप क्लिक कर लेंगे तो इसमें सेम चीज है, लेकिन 2 सेक्शन अलग अलग है। तो आपने B2B अगर रजिस्टर्ड वालों को आपने HSN के अगेंस्ट सप्लाईज करी है तो आपने वो बताने हैं, और अगर आपने B2C के अगेंस्ट HSN वालों को सप्लाई करी है तो वो आपने अलग बताने हैं। ये दोनों फाइल अलग अलग प्रिपेयर होंगी, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। सपोज B2B पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। B2B में देखिए क्या होगा कि यहाँ पे फाइल B2B लिखा है, ठीक है, लेकिन ये जो सप्लाईज है ये सिर्फ HSN जो है सप्लाई, वो सिर्फ ये कह रही है कि ये सारी सप्लाई जो है वो आपने B2B के लिए करी है, आपने B2C के लिए नहीं करी है। इसमें B2B और B2C में डिफरेंस कोई नहीं है, लेकिन अगर आप वो जो B2B की वैल्यू जब वो चेक करेंगे आपके पोर्टल से तो वो इसके साथ मैच होनी चाहिए। अगर वो इसके साथ मैच नहीं हुई तो इट मीन्स आपने गलती करी है। तो B2C का भी सेम यही है कि अगर वो B2C की जो वैल्यूज है वो चेक करेंगे, वो उसके साथ मैच नहीं हुई तो इट मीन्स वो गलत, उसमें कहीं ना कहीं गलती है। इसमें जो सेक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। HSN नंबर तो आएगा ही आएगा, वो सबसे मस्ट है। डिस्क्रिप्शन अगर आपके पास है तो आप मेंशन कर दीजिएगा, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। QQC यानी कि क्वांटिटी मेजरमेंट जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे जरूर बता देना है आपने। टोटल क्वांटिटी आपने कितनी यूज करी है B2B के लिए वो आपने यहाँ बता देना है। फिर टोटल वैल्यू, उस क्वांटिटी के अगेंस्ट टोटल वैल्यू कितनी आई है वो आपने बताना है। ये जो वैल्यू देखिए, ये जो डाटा होता है ये डाटा निकलता है आपका सॉफ्टवेयर से ही है। अगर आप सिंगल है, सिंगल एक बिल है आपका, 2 बिल है, तो उसमें तो आप मैनुअली भर सकते हैं, लेकिन बाकी जो डाटा होता है वो सारा डाटा जो है आपका सॉफ्टवेयर से ही निकलता है, ठीक है। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू, IGST लगाए, CGST लगाए, HGST लगाए, वो सारा आपने बता देना। अगर सेस लगाए तो सेस बता देना, और रेट जो भी आ रहा है आपका तो वो बता देना। अगर रेट यहाँ पे 30131 आ रहा है, ये वाले रेट जो है वो हमने नहीं लगाते हैं। हम लोग नॉर्मली क्या लगाते हैं, 18, 12, ठीक है, 5, 28 और मे बी 0, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये जब आप रिपोर्ट बनाते हैं HSN वाइज वाली, इसमें जो भी टैक्सेबल वैल्यू आप लिख रहे हैं, जो भी IGST CGST लगा रहे हैं, ये जब आप इसको अपलोड करेंगे तो अगर ये सही नहीं हुए तो ये एरर दे जाएगा। अब ये सही कहाँ नहीं होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 18, 12, 5 ये वाले लिख दी है। अगर आप चेक करेंगे कि टैक्सेबल वैल्यू जो ये वाली है इसके ऊपर IGST ये लगा हुआ है, क्या ये IGST लग सकता है इसके ऊपर?
नहीं लग सकता, नहीं जीआईजीएसटी 214 नहीं लग सकता। लेकिन मे बी शायद कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट हमने बनाया हो जिसकी वजह से -200 टैक्सेबल वैल्यू आ गई है और जिसमें आईजीएसटी को हम रिवर्स कर रहे हैं। तो ये इफेक्ट्स जो भी आएंगी इसके अंदर वो आपने जरूर चेक कर लेने हैं कि आपकी टोटल सेल के साथ मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर आप टैक्सेबल वैल्यू का टोटल करेंगे तो ये आपका B2B के अगेंस्ट जितने भी आपने इनवॉइसेस बनाए थे, अपलोड करे थे, उस टोटल के साथ मैच होगा। ठीक है ना। आईजीएसटी का अगर उसको मैं चेक कर लेंगे तो वो उस टोटल के साथ मैच होगा। मैं यहाँ दिखा देता हूँ टोटल के ऊपर। अगर B2B का अगर आप टोटल चेक करेंगे तो इस टोटल के अगेंस्ट आपका वो मैच होगा। यहाँ पे HSN वाइज अभी मैं क्रिएट करके दिखा देता हूँ। वैसे ही एक इसी में से ताकि हमें समरी मिल जाए। सर ये सेल्स में मैं कंफ्यूजन हो जाता हूँ, सेल्स क्या होता है? देखिए सेल्स जो होता है वो बेसिकली जो भी लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं या फिर कोई भी ऐसी आइटम जिनकी क्वांटिटी जो है वो ज्यादा जा रही है, हाँ, बिजनेस में ज्यादा जा रहे हैं, तो वहां पे वो सेस जो है वो लगता है वो। ठीक है ना। तो जिनमें 28% टैक्स होता है, देखिए हाँ, जो 28% टैक्स वाली आइटम्स होती है वहां पे जो है वहां पे टैक्स लगाने के बाद वो ऑलमोस्ट 40% बन जाता है वो टैक्स। तो सेस जो होता है वो कुछ आइटम्स ऐसी होती है जिनके ऊपर लगता है, सब पे नहीं लगता है वो सेस। वो किसी एडुकेशन सेस जैसे कहते हैं, ये वही चीज होती है। अच्छा सेल्स यानी भी टैक्स है ये? हाँ है ये टैक्स ही, ये गवर्नमेंट को जाता है, ये किसी के साथ एडजस्ट भी नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। और ये HSN यहाँ पे अभी मैंने लिखा तो था, ये आपके ओके। हाँ क्वांटिटी अगर आ गया, टोटल क्वांटिटी में मनी ले लेता हूँ। टैक्सेबल वैल्यू 100 और टैक्स रेट 18। यहाँ पे मैं 9 और 9 ये लिख देता हूँ, तो देता हूँ ऐड। और ये मैंने सिर्फ इसलिए करा कि ताकि हमारे पास डॉक्यूमेंट इशू में भी मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 पे 100 और यहाँ पे 0। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है। ये HSN और डॉक्यूमेंट्स भरने इसलिए जरूरी है, वरना ये जनरेट समरी नहीं करने देगा। अब देखिए मैं जनरेट समरी अगर मैं कर रहा हूँ तो जनरेट समरी के लिए फिर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे एरर आ रहा है अभी। लेकिन आपकी जनरेट समरी में अगर एरर आ रहा है तो अच्छा ओके, फिर से रिफ्रेश करा तो रेडी टू फाइल ही आ गया। प्रोसीड टू फाइल में जाऊंगा। ये देखिए मैं आपको जो मेरा जो मेन पॉइंट था वो आपको बताना है HSN के लिए। B2B के अगेंस्ट आपने जितनी भी टोटल वैल्यू दिखाई है और जितना टैक्स दिखाया है वो ये वाला टैक्स है। तो जब आप HSN B2B वाला बना रहे हैं तो आपकी टैक्सेबल वैल्यू भी उतनी ही होनी चाहिए और टैक्स जो है वो भी उतना ही होना चाहिए। अगर उसके अंदर ये नहीं हुआ तो इट मीन्स आपका B2B जो है, आपने HSN जो बनाया है वो गलत है, या फिर B2B इनवॉइसेस जो बनाए हैं वो गलत है। तो आपको ये जरूर चेक करें। जी, ठीक है। आपके पास अगर कोई माइनस में आ रहा है तो मे बी क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो है वो एडजस्ट कर रहा हो कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आपका टोटल, अगर आप सिंपल एक टोटल अगर आप लेके चले तो यहाँ पे देखिए टोटल जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 4,05,000 रुपए। तो अगर आप HSN वाइज समरी B2B को प्लस करें, यानी कि ये है 33 टैक्सेबल वैल्यू। अगर हम B2C वाला ओपन कर लें, ये B2C वाला है, इसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू है, ये भी 33 है। तो ऑलमोस्ट 66 के आसपास हो गया, ये 70 रुपीज हो गया। लेकिन आपकी टोटल समरी जो है, जनरेट समरी जो है वो ये कह रही है कि 4,05,000 रुपए। तो इट मीन आपने HSN समरी जो वहां पे अपलोड करी है वो गलत अपलोड करी। तो आपने HSN वाली समरी जो है वो उसको एक बार मतलब चेक करके अच्छे से बनाना है और उसको प्लस करके चेक जरूर कर लेना है कि आपका HSN टोटल आपकी लाइबिलिटी के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। जितनी आपके टैक्स की वैल्यू आ रही है, जितनी टैक्सेबल वैल्यू आ रही है, वो उसके साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। ये पॉइंट जिसमें कंफ्यूजन है तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। 1-2 मिनट है हमारे पास अभी, अगर किसी ने कोई पूछना।
है तो पूछ सकता है। ठीक है सर। ठीक है, ऑफलाइन टूल हमारा टोटल आपकी लायबिलिटी के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, जितनी आपकी टैक्स की वैल्यू आ रही है, जितनी टैक्सेबल ठीक ही 4,05,000 रुपए। तो इट मीन्स आपने एचएसएन समरी जो वहां पे अपलोड करी है वो गलत अपलोड करी। तो आपने एचएसएन वाली समरी जो है वो उसको एक बार मतलब चेक करके अच्छे से बनाना है और उसको प्लस करके चेक जरूर कर लेना है कि आपका एचएसएन टोटल आपकी लायबिलिटी के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, जितनी आपकी टैक्स की वैल्यू आ रही है, जितनी टैक्सेबल वैल्यू आ रही है वो उसके साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट जिसमें कंफ्यूजन है तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। 1-2 मिनट है हमारे पास अभी, अगर किसी ने कोई पूछना है तो पूछ सकता है। ठीक है सर। ठीक है, ऑफलाइन टूल हमारा लगभग कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ अमेंडमेंट रह गया। अमेंडमेंट जो होती है वैसे ऑफलाइन टूल के अगेंस्ट नहीं होती है। अगर किसी ने ऑफलाइन टूल यूज करना है अमेंडमेंट करने के लिए तो वो भी मैं उसमें सिखा दूंगा। अदरवाइज अमेंडमेंट जो होती है वो अगर आप मैनुअली करें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ तक जितना मैंने सिखाया वो सारी प्रैक्टिस कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट क्लास में मैं क्लियर कर दूंगा सबको। ठीक है, आज की क्लास में जो क्लोज करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट।